हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। आज की इस वीडियो में आपको ये चैप्टर आधा जो है पूरा आधा जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, और बाकी का जो आधा पार्ट होगा वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब बस इतना ही होता है कि जब हम बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में फॉरेन ट्रेड या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सब के थ्रू कोई कनेक्शन बनाते हैं, और किसकी हेल्प से ये सब होता है? हमारे एमएनसीज़ की हेल्प से, मल्टीनेशनल कंपनीज़। यानी कि किसी दो से ज़्यादा दो या ज़्यादा उससे ज़्यादा कंट्रीज़ जब एक साथ इंटरकनेक्टेड होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़ के थ्रू, और क्या करते हैं वो उनसे कनेक्ट होकर फॉरेन ट्रेड के लिए वो कनेक्ट रहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। इसे ही हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं कि कंट्रीज़ में जो है प्रोडक्शन किस तरह से फैला हुआ होता है। एमएनसी की बात करते हैं। एमएनसी जो है एक ऐसी कंपनी होती है जिसका प्रोडक्शन, यानी कि जिसकी जो कंपनी है वो जिसका प्रोडक्शन जो है वो एक से ज़्यादा कंट्री में हो। मतलब दो भी हो सकते हैं बट एक से ज़्यादा ही होगा, तीन चार कितनी भी हो सकती है। और ये जो हमारी एमएनसीज़ हैं ये अपना ऑफिसेज और अपनी फैक्ट्री जो है ऐसी जगह पर सेटअप करती है जहाँ पर इन्हें लगता है कि हाँ, इन्हें चीप लेबर यानी कि कम पैसों में अच्छा काम करने वाले लेबर मिल जाएंगे, एंड उनको बाकी की रिसोर्सेज जो है वो भी प्रोवाइड आसानी से हो जाएगी। इनका जो हम कह सकते हैं मकसद जो है वो यही होता है कि इनको जो है चीप रेट पे स्किल्ड लेबर मिले, एंड इनको प्रॉफिट जो है वो हो भरपूर। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी की एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन किस तरीके से स्प्रेड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे इंडियन लेबर्स होते हैं उनको ये दूसरे देशों में ले जाके वहाँ पे डिज़ाइनिंग्स करवाते हैं, एक दूसरे देश में ले जाके मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, उनको एक जगह पे असेंबल किया जाता है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप जैसी जगहों पर, एंड फाइनल प्रोडक्ट को जो है रेडी किया जाता है वहाँ पे, जिससे कि वो पूरी दुनिया में जो है उसको वो बेच सके। अब बात करते हैं कि कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ इनका प्रोडक्शन जो है किस तरीके से लिंक्ड होता है। अब हमने ये पढ़ा कि जहाँ पे इन्हें चीप और स्किल्ड लेबर मिलेंगे वहीं पे अपने जो है फैक्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्री जो है सेटअप कर लेते हैं। और मार्केट क्लोज हो तो फिर तो ये पक्का ही कर लेते हैं कि मार्केट भी क्लोज है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने जो पैसे होते हैं उनको कोई भी एसेट लेने में जो है खर्च करते हैं। एसेट मतलब कि ऐसी चीज़ जो काम आएगी, ऐसे नहीं बेफालतू का खर्चा नहीं, जो काम आएगी आगे तक जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स और कुछ भी इक्विपमेंट हो सकते हैं हमारे, क्योंकि अगर हम ज़मीन लेते तो आगे तक जाके काम आएगी। कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको बेच के जो है अपनी ज़रूरत भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ये सब हमारे एमएनसीज़ के थ्रू होता है। हमने अभी पढ़ा ना कि कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ इनका प्रोडक्शन जो है लिंक्ड होता है, तो वही। और ये जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करते हैं, इस होप के साथ करते हैं, इस आशा के साथ करते हैं कि इनको जो है कहीं ना कुछ एक दो रुपए का ही सही पर प्रॉफिट होगा। समटाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ अ कंट्री। कभी कभी जो एमएनसीज होती है वो अपना प्रोडक्शन जो है किसी और कंट्री की लोकल कंपनीज के साथ जो है उनको जॉइंट कर लेते हैं। ये अपना जो प्रोडक्शन है वो भी करते रहते हैं, लोकल कंपनीज को जो है खरीद लेते हैं। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं कि इनको क्या बेनिफिट मिलता है इस तरह से जॉइंट प्रोडक्शन में लोकल कंपनीज के साथ। एमएनसीज प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। अब जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको तो फ़ायदा होना है इन जॉइंट प्रोडक्शन का एमएनसीज के थ्रू, क्योंकि वो तो पैसा लगा देंगी ना। अब वो पैसा भी लगाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स भी खुद करेंगी, नई नई मशीन्स ला के देंगी जिसकी वजह से फास्टर प्रोडक्शन होगा, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जिससे प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा। तो इन्हें तो हो रहे हैं खूब फ़ायदे। मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट। एमएनसी जो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उसका एक सबसे कॉमन पॉइंट पढ़ते हैं। जो हमारी एमएनसीज होती है बहुत किसी कंट्री में जाके जो है वहाँ की जो कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस होती है लोकल लेवल पे, तो वो उसको ख़रीद लेते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड हो जाए। और ज़्यादातर जो अमीर एमएनसीज होती है वो ऐसा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कारगिल फूड्स। जो कारगिल फूड्स है उन्होंने हमारी ये कारगिल फूड्स जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, लार्ज अमेरिकन कंपनी है
एंड इसने हमारी यानी कि परख नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया की है। सो हमारी एक छोटी सी फूड कंपनी थी, उसको जो है इन्होंने खरीद लिया है। Parak Food built large marketing network in India and owned 4 oil refineries whose control has now shifted to Kargil। जो परख है उसने 4 ऑयल रिफाइनरीज जो है ले रखे हैं, अब इसका कंट्रोल जो है अब क्योंकि कारगिल ने उसको खरीद लिया तो वो कारगिल पे जाके जो है ये काम सारा कंट्रोल सारा शिफ्ट हो गया है। Cargill is now the largest manufacturer of edible oil in India, making 5 million pouches daily। यानी कि अब जो कारगिल है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है एडिबल ऑयल की इंडिया में, एंड वो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पाउचेज जो है तेल के ऑयल के वो रोज़ बनाती है पर डे, 50 लाख यानी 5 मिलियन पाउचेज। अनदर वे इन विच MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन, यानी कि दूसरा तरीका जिसके थ्रू जो हमारे MNCs है वो प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। Large MNCs place their orders for production with small producers and sell them under their name। यानी कि बहुत सारी MNCs ऐसी होती है जो पहले ये देखती है कि ये जो व्यक्ति है या फिर ये जो दुकान है इसमें कपड़ा किस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल क्लोथ ले लूँ कि कपड़ा किस तरीके से बन रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं, तो ये सब चेक करके जब इनको लगता है कि हाँ अच्छा है सब कुछ, तो ये उसको जो है अपना ब्रांड चिपका देता है उसके ऊपर कि ये हमारे ब्रांड की है। मतलब बनाई किसी और ने है बट उस पर अपना ब्रांड लगा देते हैं कि इनके जो ब्रांड है वो जो प्रोडक्शन है वो एक्सपेंड हो। अब ये जो MNCs हैं इनका खुद का डिसीजन होता है कि ये अब जिनके ब्रांड पे इन्होंने अपना ब्रांड का नाम चिपका दिया है तो इनके पास ही पावर होती है कि उसको कितने पैसे देंगे, ये किस तरीके से डिलीवरी वगैरह होगी, या बाकी सब कंडीशन जो है खुद डिसाइड करते हैं, किसी की नहीं सुनते। अब रियलाइज़ करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़े बहुत सारे तरीके जिसके थ्रू जो MNCs है अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करती है एंड लोकल प्रोड्यूसर के साथ इंटरेक्ट करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ये अपना जो पार्टनरशिप्स है उनको लोकल कंपनी के साथ जो है सेटअप करती है एंड लोकल कंपनीज़ को भी है जो बहुत सारा फ़ायदा होता है क्योंकि अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो फिर उनको तो फ़ायदा होना ही होना है। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations। यानी कि MNC इनका जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में फैला हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एंड रिजल्ट क्या होता है इसका, बस सारे में जो है इनका ही बोलबाला होता है, हम एक तरह से कह सकते हैं। हर कंट्री में इनका प्रोडक्शन फैला हुआ होता है, हर जगह से इनके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा होता है, बट कभी कभी ना इनको नुकसान भी होता है। ये मैं खुद से बता रही हूँ, लिखा नहीं है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब हम कैपिटल का, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का जो है इंटरनेशनली जो है एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। अब बात करते हैं कि फ़ॉरेन ट्रेड के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। सो हम फ़ॉरेन ट्रेड का ये फ़ायदा होता है कि चॉइसेस बढ़ जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान लेने पहुंचता है, अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हमको एक ही चीज़ के जो इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिलती है कि हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं हम खरीदे कौन सा, तो चॉइसेस जो है हमारी बढ़ जाती है। अब इसी को जो है हम कंक्लूड करके देखते हैं। अब हमारी चॉइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं मार्केट में। अब क्योंकि ये वैरायटी जो है बढ़ जाती है, हर कोई इनको खरीदता है कि कोई खरीदेगा हमसे, तो उनके प्राइसेस जो हैं वो भी इक्वालिटी में आ जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होंगे तो एक व्यक्ति जो है उस मार्केट में जाके कहेगा कि तुम तो इतने का दे रहे हो, वो तो इससे सस्ता दे रहा है। तो इस तरह की कंडीशन ना पैदा हो इसलिए इक्वल प्राइस रखते हैं। इस तरह से चॉइसेस की वजह से कंट्रीज़ में जो है कॉम्पिटिशन जो है बढ़ने लगता है, जो कि अच्छा रिजल्ट भी देता है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ में जो मार्केट है वो इंटरकनेक्टेड हो पाते हैं। अब बात करते हैं अपने चैप्टर के नेम की, ग्लोबलाइजेशन है ना, उसको पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। जो ज़्यादातर का पार्ट है फॉरेन ट्रेड का वो संभालती है हमारी MNCs। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में जो है बटी हुई है, फैली हुई है। जो हमारी MNCs हैं वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है अलग अलग कंट्रीज़ में। अब इसके अलावा जो एक और वे है, एक और तरीका है जिससे जो कंट्रीज़ है एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, और वो है
सामान आए या ना आए, लोग भी तो जा सकते हैं वहाँ पे, तो लोगों के मूवमेंट के थ्रू भी तो ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये जो है लोगों का मूवमेंट दूसरी कंट्रीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। अब बात करते हैं हम दो अलग अलग फैक्टर्स की। पहला हमारा टेक्नोलॉजी और दूसरा है हमारा लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट है हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी जो है आज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को जो है एक पुश दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पास्ट 50 ईयर्स की बात करें तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली है। एंड इसने जो है हमारी डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर बहुत ज़्यादा दूरी पे जो है हमें गुड्स की डिलीवरी करनी है, उसको जो है पॉसिबल बनाया है और बहुत ही कम कीमत पे। रिमार्केबल डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन मेड कम्युनिकेशन एक्सेसिबल इवन इन रिमोट एरियाज ऑफ वर्ल्ड। यानी कि जो दुनिया के रिमोट एरियाज मतलब बहुत ही ज़्यादा हम एक तरह से कह सकते हैं गाँव टाइप जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो ये ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसने जो है वहाँ की कम्युनिकेशन को जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना दिया है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कम्युनिकेशन में सुधार देखने को मिला है। वहाँ पे भी कम्युनिकेशन एक्सेसिबल कर दिया गया है हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से। जो हमारा ICT है उसने सर्विसेज के प्रोडक्शन में भी सर्विसेज के प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। अब बात करते हैं अपने सेकंड फैक्टर की, दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड बैरियर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सो ट्रेड बैरियर होता है कि जब गवर्नमेंट जो है ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे जो है किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ट्रेड बैरियर। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया कि अगर हमारी बाहर की कंट्री से कोई हमारी कंट्री में सामान आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, तभी जाके इम्पोर्ट जो है वो होगा। इसको हम बैरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है जो कि गवर्नमेंट जो है लगाती, तो हम इसको बैरियर कहते हैं, बाधा। अब जो गवर्नमेंट है वो इन ट्रेड बैरियर्स को जो है फॉरेन ट्रेड और किस तरीके का गुड्स या सर्विसेज जो है हमारी कंट्री में आएगी और कितनी आएगी, तो ये सब जो है रेगुलेट करने के लिए करती है। कि ट्रेड बैरियर्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमारी कंट्री में जो किस तरह के गुड्स कितने अमाउंट में आएंगे। और इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगाने पड़े थे। तो चलिए पढ़ते हैं क्यों लगाने पड़े थे। हमारी गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस के बाद ये ट्रेड बैरियर्स इसीलिए लगाने पड़े थे क्योंकि उनको जो है लग रहा था कि अभी हमारे जो लोग हैं वो अभी आज़ाद हुए हैं एंड अभी उनके पास हम कह सकते हैं अभी वो इतने प्रबल नहीं है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इतने प्रबल नहीं है कि वो भी दूसरी कंट्री जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके प्रोड्यूसर के साथ जो है compete कर पाए। तो अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, अपनी कंट्री के लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर जो थे इंडिपेंडेंस के बाद लगा दिए थे। Industries were just coming up in the 1950s and 1960s and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up। मैंने अभी आपको बताया ना कि कंपटीशन जो था वो लेवल पे नहीं हो पाता ना फिर, क्योंकि अभी उनको जो है थोड़ा टाइम चाहिए, अपने प्रोडक्शन को जो एक्सपेंड करने के लिए, तभी वो compete कर पाएंगे। तो इसलिए ट्रेड बैरियर जो थे वो लगा दिए गए थे। तो इसीलिए जो इंडिया था वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों का जो था इंपोर्ट करता था। फॉर एग्जांपल मशीनरी का, पेट्रोलियम का, फर्टिलाइजर्स का, सिर्फ इन सब का जो ज़रूरी सामान था सिर्फ उनका इंपोर्ट हो रहा था। बाकी उनको अपने लोगों को जो था बचाना था, प्रोटेक्ट करना था। फॉर रीचिंग चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसी इंडिया अराउंड 1991। फिर 1991 के दौरान जो है ट्रेड पॉलिसी में क्या चेंज आया, अब हम वो पढ़ते हैं। तो 1991 के दौरान जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको समझ आया कि अब जो है वो टाइम आ गया है कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है वो पूरे दुनिया के जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ compete करेंगे। और कंपटीशन जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं इससे और अच्छा करूँ, इससे और अच्छा करूँ, और अच्छा वाली, उसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स की, वो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। प्रोड्यूसर जो हैं वो अपने हर सामान की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि जो उनका प्रोडक्शन है वो
एक्सपेंड हो, ऐसा हमारी गवर्नमेंट जो थी वो सोच रही थी। तो ये जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, ये बाकी की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, बाकी ये जो कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और इसीलिए उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।